स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसे कि 6 अप्रैल को आपके कक्षा 9वीं विषय गणित का पेपर है और सारे के सारे प्रश्न जो है आपकी प्रश्न बैंक से ही आ रहे हैं। तो दोस्तों आज हम इस प्रश्न बैंक में जितने भी आपके गणित के जो आईएमपी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे नए नए वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहें। दोस्तों देखिए अध्याय 1 जो है हमारा, इसमें संख्या पद्धति में आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं उन प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों देखिए आपकी पहला प्रश्न है परिमेय संख्या क्या है और दूसरा है अपरिमेय संख्या क्या है। ये दोनों प्रश्न आपके एक शब्दों में पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये दोनों परिभाषाएं हैं और आपको परिभाषाएं याद रखनी है। बहुत ही सिंपल है। जैसे परिमेय संख्या क्या है दोस्तों, इसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। उसके बाद जो आपका तीसरा प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1/7 और 2/7 के बीच की एक परिमेय संख्या लिखिए। आईएमपी प्रश्न है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आएगा। तो आप अपनी नोटबुक में आप इन प्रश्नों को लिखते जाइए, एक नोटबुक निकाल लीजिए और इन प्रश्नों को लिखते जाइए और इनको हल करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये ही प्रश्न कल आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं दोस्तों तो हमारा प्रश्न नंबर 8वां है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। इन दोनों संख्याओं की आपको परिभाषा बताना है। उसके बाद प्रश्न 11वां हो जाएगा आपका, वास्तविक संख्या क्या है। प्रश्न 12वां देखिए, 1/6 और 1/5 के बीच की एक परिमेय संख्या निकालिए। ये भी बहुत ही आईएमपी प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। कल के पेपर में आपको ये सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आप अपने नोटबुक में इनको लिखने शुरू कर दीजिए और इनको हल करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद में प्रश्न 17वां देखिए, संख्या पद्धति क्या है। और प्रश्न 15वां, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। आगे अगर हम देखते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों में तो आगे के जो आपके प्रश्न बनेंगे वो है प्रश्न नंबर 26वां देखिए, 1/2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। 1/7 के हर का परिमेयकरण कीजिए। 1/7 माइनस करनी 6 में हर का परिमेयकरण कीजिए। और प्रश्न 30वां देखिए, 5 प्लस करनी 7 और 3 प्लस 2 करनी 2 को सरल कीजिए। प्रश्न 31, 5 बट्टे करनी 3 माइनस करनी 5 को सरल कीजिए। प्रश्न 32, करनी 3 माइनस करनी 5 और करनी 5 प्लस करनी 3 को सरल कीजिए। प्रश्न 33वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। प्रश्न 33वां क्या दिया हुआ है आपको, करनी 5 प्लस करनी 2 और उसके ऊपर वर्ग लगा हुआ है, इसको आपको सरल करके बताना है। और प्रश्न 34, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। दोस्तों मैं जो प्रश्न आपको बता रहा हूँ, आपके पास अगर प्रश्न बैंक है तो आप प्रश्न बैंक निकाल लीजिए और उसके ऊपर निशान लगाते जाइए क्योंकि ये ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और साथ में आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प होती रहे। प्रश्न 37वां है, 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखिए। उसके बाद 40वां प्रश्न, 40, 41, 42 और 43, इन चारों प्रश्नों को आप कंप्लीट देख लीजिएगा क्योंकि इन चारों प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। आगे अगर हम चलते हैं तो हमारा 47वां प्रश्न है, 1/7 माइनस x के हर का परिमेयकरण कीजिए। प्रश्न 50वां देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यहाँ पर आपको दो व्यंजक दिए हुए हैं, उन दोनों व्यंजकों को आपको हल करना है। उसके बाद प्रश्न 51वां, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। यहाँ पर भी आपके पास दो व्यंजक हैं और इन दोनों व्यंजकों को आपको सरल करना है। दोस्तों आप आपकी नोटबुक में इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिएगा और जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप कमेंट में उस प्रश्नों को ज़रूर बताइएगा ताकि उसका हम हल लिखकर आपको दे सकें। उसके बाद अध्याय 2 जो है आपका बहुपद। अब देखिए बहुपद पार्ट में आपसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे वो कौन कौन से प्रश्न हैं, आप आपकी प्रश्न बैंक में जो जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ आप उसके ऊपर निशान लगाते जाइएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न, त्रिपद वाले बहुपद का उदाहरण दीजिए। एक शब्द में उत्तर दीजिए में ये प्रश्न आ सकता है, त्रिपद वाला बहुपद किसे कहते हैं। उसके बाद घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं। बहुपद 8x की घात 3 प्लस 12x की घात 2 प्लस 6x प्लस 1 की घात लिखिए। अब यहाँ पर ये देखो एक शब्दों में पूछे जाएंगे ये प्रश्न, बहुत ही सरल प्रश्न है। यहाँ पर जैसे घात पूछा है ना आपसे, तो सबसे बड़ी घात क्या है, इसमें सबसे बड़ी घात 3 लगी हुई है तो आपका उत्तर हो जाएगा 3। और ये प्रश्न जो है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए में पूछे जाएंगे आपसे। उसके बाद में प्रश्न 6 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, x की घात 3 प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। उसके बाद प्रश्न 8वां और 9वां और 10वां, ये तीनों प्रश्न एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए में से पूछे जा सकते हैं। दोस्तों ये प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। जो जो भी मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ आप उनके ऊपर टिक लगा लीजिए और बिल्कुल उन प्रश्नों को हल कीजिएगा आप, क्योंकि यही प्रश्न आपको कल के पेपर में देखने को मिलेंगे। उसके बाद प्रश्न 14वां देखिए, बहुपद पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 के लिए पी शून्य और पी एक ज्ञात कीजिए।
प्रश्न 15वां, बहुपद पी एक्स बराबर 3x-2 का शून्य ज्ञात कीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 से देखिए आप, प्रश्न नंबर 19 से 22 तक के जो चारों प्रश्न है ना, ये चारों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन चारों प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको पेपर में ज़रूर आएगा। तो अगर आप किसी एक प्रश्न को भी अगर हल करना सीख जाते हैं तो बाकी के तीनों प्रश्न आप हल कर सकते हो। तो आप इनको ज़रूर नोटबुक में हल कीजिएगा। उसके बाद अगर हम नीचे चलते हैं तो नीचे दोस्तों क्या है, हमारे पास में सर्व समीकरण वाले सवाल आते हैं। और आपको शून्य ज्ञात करना आना चाहिए, क्योंकि शून्य से भी एक प्रश्न आपके प्रश्न उसमें पूछा जाएगा। उसके बाद 30 और 31 इन दोनों प्रश्नों को आप कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि इन दोनों प्रश्नों में से भी एक प्रश्न आपके पास आएगा। आगे चलते हम तो प्रश्न नंबर 33वां, प्रश्न 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40, ये जो प्रश्न है यहाँ पर, इन प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके पेपर में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। सर्व समीकरणों का प्रयोग करके आपको हल करना है। किसी का गुणनखंड निकालना है, तो किसी का मान ज्ञात करना है और किसी का प्रसार करना है आपको। तो दोस्तों आपकी जितनी भी सर्व समीकरण हैं अध्याय 2 में, वो सारी सर्व समीकरण आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक आपको सर्व समीकरण याद नहीं होगी तो आप उन सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 47, 48, 49 और 50, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड से संबंधित एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो दोस्तों आप इन गुणनखंडों को भी ज़रूर हल करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद अगर हम नीचे देखते हैं तो नीचे जो हमारे प्रश्न हैं वो प्रश्न इतने महत्वपूर्ण नहीं है आपकी परीक्षा के लिए। पार्ट अब आ जाता है हमारा अध्याय 3। अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आपकी परीक्षा के लिए कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका जो प्रश्न नंबर 6वां है, चतुर्थांश किसे कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए में ये पूछा जा सकता है। उसके बाद बिंदु 4, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है, बिंदु 1, 2 और 3, 2 किस चतुर्थांश में स्थित है, बिंदु 0, 2 और -1, 0 किस अक्ष पर स्थित है, बिंदु 3, 8 में भुज और कोटि के मान लिखिए, और बिंदु 0, 0 कहाँ पर स्थित है, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से आपके पेपर में प्रश्न आएंगे। उसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न अगर हम बात करें यहाँ पर, तो प्रश्न नंबर हमारा 20वां, बिंदु 3, 7 के अक्षों से दूरी क्या है, 21 और 22 निर्देशांक अक्ष किसे कहते हैं। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे दोस्तों। अब आगे चलते हैं हम, तो हमारा जो अध्याय है, अध्याय 4 दो चरों वाले रेखीय समीकरण। अध्याय 4 से आपके कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो अध्याय 4 में आप प्रश्न बैंक में निशान लगाइए दोस्तों। अध्याय 4 में जो आपके प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न है आपका, पहला ही देखिए आप, 6वां प्रश्न, 2x + 3y = 4 - 3 7 को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। उसके बाद में प्रश्न 8 और 9, समीकरण 4x + 3y = 12 के 2 हल लिखना है, और समीकरण 3y + 4 = 0 के भी आपको 2 हल लिखना है। ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 11वां देखिए, समीकरण 2x + 1 = x - 3 को हल कीजिए। और उसके बाद प्रश्न नंबर 13वां, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान लिखिए। यह प्रश्न आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा, आप इन प्रश्नों को हल कीजिएगा। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपका प्रश्न 18वां, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की 2 गुनी है। तो इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रेखिक समीकरण लिखिए। यह प्रश्न आईएमपी हो सकता है दोस्तों, आपके पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 21 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। और प्रश्न 23, समीकरण x + y = 7 का आलेख खींचिए। आपको आलेख बनाना आना चाहिए। आलेख बनाना अगर आ गया तो आप इस पार्ट 4 के जितने भी सवाल है सारे सवालों को आप हल कर सकते हैं। उसके बाद अध्याय 5 के हमारे पास यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। अब यूक्लिड की ज्यामिति से संबंधित आपके जो प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो परिभाषा है। आपकी इस अध्याय से जितनी भी परिभाषा है आपको सारी परिभाषा याद रखना है। समांतर रेखा किसे कहते हैं, लंब रेखा की परिभाषा, रेखाखंड की परिभाषा, वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा और वर्ग की परिभाषा। इन पांचों परिभाषाओं में से एक प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनेगा प्रश्न 14, सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए रेखाखंड पर संभव त्रिभुज की रचना की जा सकती है। और प्रश्न 15, यदि ए बी और सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु हैं और बी बिंदुओं ए और बी के बीच स्थित हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए बी + बी सी = ए सी है। ये दो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं अगर हम आपके प्रश्न बैंक में, तो अध्याय 6 हमारा रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण में से आपके कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकते हैं दोस्तों, उन प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमारे पास जो प्रश्न है
प्रश्न नंबर देखिए आप 7वां, दी गई आकृति में यदि ए बी लंब सी डी कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री और कोण पी आर डी बराबर 127 डिग्री है तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। ये जो आपको चित्र दिया हुआ है, इस आकृति से आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8वें पर भी आप निशान लगा लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों प्रश्न अथवा में आ सकते हैं। आगे अगर हम चलते हैं नीचे, तो हमारे पास देखिए प्रश्न नंबर 11वां दिया हुआ है, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 11वां आप परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। आपको प्रश्न 11वां गारंटी ले रहा हूँ मैं दोस्तों, ये प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर आएगा। इस प्रश्न को आप क्लियर कर लीजिएगा बिल्कुल। उसके बाद अगर हम नीचे चलते हैं, तो नीचे हमारे पास में यहाँ पर प्रश्न नंबर 15वां देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दी गई आकृति में एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि ए बी लंब सी डी है। ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आ सकता है। बहुत ही आईएमपी और महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको भी आप आपकी जो प्रश्न बैंक है उसमें निशान लगा लीजिए और नोटबुक में हल करने की कोशिश कीजिएगा। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अध्याय 7 देखिए, आपके अध्याय 7 जो है उसका नाम है त्रिभुज। और त्रिभुज से संबंधित आपके जो प्रश्न है आपके पेपर में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको सारे नियम याद होने चाहिए और परिभाषा याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज किसे कहते हैं, आपको एक त्रिभुज की परिभाषा याद होनी चाहिए। उसके बाद प्रश्न 7वां, सर्वाक्षम आकृतियों को परिभाषित कीजिए। जितनी भी सर्वाक्षम आकृतियाँ हैं उन आकृतियों को हमें परिभाषित करना है। उसके बाद RHS का नियम, SAS का नियम, ASA का नियम और AAS का सर्वाक्षमता का नियम। ये नियम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों में अगर हम बात करें दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 13वां, दर्शाइए कि संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न 14वां, कोण एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर AC है, तो दर्शाइए कि कोण बी बराबर कोण सी। IMP प्रश्न है, आपके पेपर में आपको ये जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और IMP प्रश्न है। आप अपनी प्रश्न बुक में इसको निशान लगा लीजिए और नोटबुक में हल कीजिएगा इसको। दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ऐसी प्रमेय आपसे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद प्रश्न 17वां, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री है और AB बराबर AC है, तो कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए। आपको कोण B और कोण C ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 19वां देखिए, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब क्रमशः B और CF खींचे गए हैं, तो शीर्ष लंब बराबर है या नहीं है यह आपको बताना है। उसके बाद प्रश्न 22 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके, दर्शाइए कि किसी संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यह प्रश्न दोस्तों आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए आप इन प्रश्नों पर निशान लगा लीजिए और इनको जरूर हल करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद अगर हम देखें अध्याय 8 चतुर्भुज, अध्याय 8 में से आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं दोस्तों, आप आपके प्रश्न बैंक में उसमें निशान लगाइए। तो प्रश्न बैंक में आपको निशान लगाना है सबसे पहला प्रश्न, चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सभी कोण याद कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, IMP प्रश्न है और आपको इसको जरूर क्लियर करना है दोस्तों, क्योंकि ये आपको कल के पेपर में देखने को मिलेगा। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ वो ही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। अगर नहीं आए तो आप चैनल को फिर से अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न दूसरा देखिए, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वो एक आयत है या नहीं है, ये आपको हमें बताना है। उसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा, किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर सबद्विभाजित करते हैं तो वो समचतुर्भुज होता है या नहीं होता है, ये आपको सिद्ध करना है। प्रश्न चौथा देखिए, एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं तो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। आपको इन प्रश्नों को याद करना है और इनको हल करने की कोशिश करना है, और जो प्रश्न आपसे नहीं होता है आप कमेंट में ज़रूर बताएं, उस प्रश्न का हम हल करके आपको ज़रूर देंगे। उसके बाद प्रश्न 12वां देखिए, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह आयत है। उसके बाद प्रश्न 14वां, सिद्ध कीजिए कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। प्रश्न 15वां, सिद्ध कीजिए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ये दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर हल कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अध्याय 10 आता है व्रत, इस अध्याय 10 को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।